नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। एशियन सी बैस के फिंगरलिंग्स उपलब्ध हैं। अगर आप आरएएस में एशियन सी बैस का ग्रो आउट कल्चर करना चाहते हैं तो आपको वैसे बच्चे हैचरी वाले चाहिए जो पैलेटाइज फीड खा सकें। ये वीडियो देखिए। एशियन सी बैस के हैचरी द्वारा प्रोड्यूस किए गए बच्चे कितने आसानी से पैलेटाइज फीड पर भोजन कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप अपने पूरे कल्चर को नियमित और सुचारू रूप से चला सकेंगे और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रख सकेंगे कि एफसीआर कितना आया और कितने पैसे लगे खाने में और किस तरह से हमने ग्रो आउट कल्चर किया, और इसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने आरएएस में एशियन सी बैस का ग्रो आउट कल्चर बहुत सफलतापूर्वक किया है। आप देख सकते हैं कितने आराम से बच्चे भोजन कर रहे हैं। अमूमन ये भोजन नहीं करते इतने अच्छे तरीके से। अगर आप इन्हें वाइल्ड से पकड़ कर लाते हैं वो बिल्कुल भी ये वाला भोजन नहीं करेंगे, भले ही वो मर जाएं लेकिन ये भोजन नहीं करेंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियां आ जाती हैं। तो अच्छे बच्चे, डिजीज़ फ्री बच्चे उपलब्ध हैं। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू अवर फर्स्ट स्लाइड। ये वीडियो देखिए। इस तरह के बच्चे उपलब्ध हैं। ये 4 इंच से बड़े बच्चे हैं और 5 इंच से छोटे। जो सीड्स होते हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वो इस जगह पर चौड़े होने चाहिए, ना कि सीधे और लंबे। तो आप देख सकते हैं कि एकदम स्वस्थ बच्चा है। और यहाँ पर देखिए 3.25 से बड़े और 4 इंच से छोटे बच्चे हैं। ये भी बिल्कुल स्वस्थ और डिजीज़ फ्री है और उसी तरह का इनका भी स्ट्रक्चर है। वो इस जगह पर चौड़े हैं और पीछे लंबे हैं। और इनका पेट आप देखिए अच्छी तरह से भरा हुआ है, यानी ये अच्छी तरह से पैलेटाइज फीड पर भोजन कर रहे हैं। तो 3.25 से 5 इंच तक के बीच के बच्चे उपलब्ध हैं। आप बुकिंग करा सकते हैं और इनकी डिलीवरी ले सकते हैं अपने चुने हुए टाइम के अनुसार। आरएएस में एशियन सी बैस को खाना खिलाना बहुत अनोखी चुनौतियां पेश करता है, खासकर तब जब वाइल्ड कॉट फिंगरलिंग्स की तुलना हैचरी से लाए गए और उचित रूप से गोली युक्त फीड खाने की आदत लगाए गए फिंगरलिंग से की जाती है। वाइल्ड कॉट जो फिंगरलिंग्स होते हैं वो हमेशा गोली युक्त भोजन के अनुकूल होने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, और हमने तो ये देखा है कि वो खाते ही नहीं, क्योंकि वो छोटी मछली और क्रस्टेशियन जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का शिकार करती है। ये कृत्रिम आहार को स्वीकार करने में बहुत बड़े लेवल की अनिच्छा जाहिर करती है और इनकार प्रदर्शित करती है, जिससे खराब विकास और पोषण संबंधी कमियां होती हैं। उसमें जीवित शिकार करने की तीव्र इच्छा की प्रवृत्ति होती है कि जिसे कैनिबलिज्म कहते हैं। और जब कैनिबलिज्म के व्यवहार वाले फिंगरलिंग्स को हम आरएएस में रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चुनौती पेश करेगा और आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी को डाउन करेगा। ये मत करिए, क्योंकि वाइल्ड कॉट जो फिंगरलिंग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैनिबलिस्टिक होते हैं। ये इनका नेचुरल रुझान है। और साथ में ये वाइल्ड कॉट वाले पैथोजन और पैरासाइट भी ले आएंगे, तो आरएएस में डिजीज़ होने का खतरा हो जाएगा। और एक बार आरएएस में डिजीज़ आ जाए तो वो जल्दी जाती नहीं, बहुत ज़्यादा चुनौती पेश करती है। और वाइल्ड कॉट जो फिंगरलिंग्स होते हैं वो वाइल्ड से पकड़े जाने में, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन और फिर उनका अनुकूलन कैसे होगा, इन सब के दौरान वो अच्छे खासे तनाव का अनुभव कर सकते हैं। इससे उनका इम्यून सिस्टम दब जाता है और वे बीमारी के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हैचरी से प्राप्त फिंगरलिंग एक ज्ञात आनुवंशिक पूल के होते हैं और उनके जो ब्रूड स्टॉक होते हैं उनके बीच में कोई अंतः प्रजनन नहीं होता, यानी इन ब्रीडिंग नहीं होती। इसलिए बहुत अच्छी विकास दर, रोगजनक मुक्त और रोगों के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित होती है, और यही हमको चाहिए।
फिंगरलिंग्स को हैचरी में पाला जाता है और उन्हें एक गोली युक्त आहार दिया जाता है और एक निश्चित आकार तक पहुंचने के बाद, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर या इससे बड़े, वे लगभग पूरी तरह से कृत्रिम आहार को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें ब्रूड स्टॉक का चयन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रूड स्टॉक को सावधानीपूर्वक चयन किया जाता है। परिपक्व मछली होती है जिसमें अच्छे गुण हो और विकास दर अच्छा हो, रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो और समग्र स्वास्थ्य के लिए उनको चुना जाता है। और संतान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्रूड स्टॉक प्रबंधन ये बहुत महत्वपूर्ण है और पहला स्टेप है। उसके बाद स्पॉनिंग और जो एग है उसका इंक्यूबेशन किया जाता है। एक बार जब परिपक्व ब्रूड स्टॉक का चयन किया जाता है तो उसे प्राकृतिक रूप से या हार्मोनल उत्तेजना के माध्यम से अंडे देने के लिए प्रेरित किया जाता है और निषेचित अंडे को एकत्र किया जाता है और एक नियंत्रित परिस्थितियों में उनको तब तक सेया जाता है जब तक कि वो लार्वा न बन जाएं। उसके बाद लार्वा का पालन होता है, क्योंकि अंडे से निकलने के बाद लार्वा बेहद नाजुक होते हैं और उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इन्हें आमतौर पर तापमान, एल्कलिनिटी और ऑक्सीजन जैसे पैरामीटर्स के नियंत्रण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और नियंत्रित जल मापदंडों के साथ लार्वा पालन टैंक या तालाब में पाला जाता है। इस चरण के दौरान उन्हें पोषण संबंधी आवश्यकता पूरा करने के लिए रोटिफर्स, आर्टीमिया और लार्वा फीड प्रदान किए जाते हैं। कृत्रिम आहार को छोड़ना, जैसे जैसे लार्वा बढ़ता है वैसे वैसे वो जीवित शिकार के आहार से आर्टिफिशियल फीड की ओर परिवर्तित होकर फिंगरलिंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया, जिसे वीनिंग के नाम से जाना जाता है, ये उनके विकास और अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में सी बैस को गोली युक्त फीड स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जीवित फीड के साथ धीरे धीरे बारीक पिसा हुआ पाउडर युक्त फीड पेश किया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे इसी को खिलाया जाता है और वो जो लाइव फीड है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम आपको इसका वीडियो दिखाते हैं। गोली युक्त फीड में जो क्रमिक परिवर्तन होता है वो समय के साथ होता है, क्योंकि जीवित फीड पर निर्भरता कम करते हुए गोली युक्त फीड का अनुपात बढ़ाते जाते हैं और यह क्रमिक परिवर्तन सी बैस को नए आहार पर समायोजित होने के लिए मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें विकास के लिए पर्याप्त पोषण मिले। तो प्रत्येक विकासात्मक चरण में एशियन सी बैस के विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर गोली युक्त खाद को दिया जाता है। ये स्क्रैटिंग नाम की कंपनी है, ये बहुत अच्छा फीड बनाती है, फ्रांस की है। हैचरी में ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद निगरानी और प्रबंधन, यानी कि जीवित फीड पूरी तरह से छुड़ाने के बाद जो हैचरी का संचालक होता है वो सी बैस के विकास, आहार, व्यवहार, समग्र स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी करता है, उसे नोट डाउन करता है। विकास को अनुकूलित करने के लिए, तनाव कम करने के लिए भोजन व्यवस्था, पानी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थितियों का आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जाता है। गोली का आकार और उसकी संरचना हैचरी में उपयोग किए जाने वाले गोली युक्त फीड को एशियन सी बैस के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। जैसे जैसे मछली बढ़ती है गोली का साइज़ बढ़ाया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि वो भोजन को कुशलतापूर्वक उपभोग कर सके। और जो गोली युक्त खाद होती है उसकी संरचना आमतौर पर मछली के भोजन, सोयाबीन भोजन और गेहूं जैसे विशिष्ट सामग्रियों में प्राप्त प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। स्थिरता और पोषण संबंधी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी गोली उत्पादन प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय लागू किए जाते हैं। इसमें विकास को अनुकूलित करने के लिए, अपशिष्ट को कम करने के लिए सामग्री डाली जाती है और गोली के निर्माण और फीड रूपांतरण दरों का नियमित परीक्षण किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए हैचरी संचालन में स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें कुशल जल उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन और गोली युक्त फीड के लिए सामग्री की जिम्मेदारी और उसकी सोर्सिंग सब शामिल है। तो आप देखिए कितना कठिन काम है, ये बहुत आसान नहीं है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजर कर तब एक बच्चा बनता है जो आप तक पहुंचाया जाता है। ये हैचरी बहुत ज़्यादा पैसे लगा के बनती हैं। एक हैचरी की कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए होती है।
तो फिंगरलिंग जब बड़े हो जाते हैं तो वो सफलतापूर्वक पैलेटाइज फीड को खाने लगते हैं, उस पर स्विच ओवर कर जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि 10 सेंटीमीटर से जब वो बड़े हो जाते हैं तो सक्सेसफुली पूरी तरह से आर्टिफिशियल फीड को खाने लगते हैं। ये वीडियो देखिए, यहाँ पर इतने ज़्यादा एशियन सी बैस के बच्चे, इन्हें धीरे धीरे वो पाउडर वाला फीड एक आदमी खड़े होकर खिला रहा है। ये बहुत टीडियस प्रक्रिया है और ये एक टैंक में नहीं, यहाँ पर 15-20 टैंक लगे हुए हैं, सब में इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिलाकर फिंगरलिंग्स को जब बनाते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे उनको खाना कब देना है, कैसे देना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं। ये सब जो है इसमें एफिशिएंट जो वीनिंग प्रोटोकॉल है वो स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करता है और फीड कन्वर्जन रेशियो को भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे एशियन सी बैस के बच्चे बड़े करके हैचरी में रेडी किए जाते हैं। इस तरह से जो फिंगरलिंग्स हैचरी में बनाए जाते हैं वो आरएएस में लाए जाने पर बहुत कम दिक्कतें पेश करते हैं और आराम से भोजन को खाने लगते हैं, और वो अच्छी तरह से इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, क्योंकि उनकी हंटिंग इंस्टिंक्ट जो है, कैनिबलिज्म, वो भी कम रहती है, क्योंकि उन्होंने वैसा कभी माहौल देखा ही नहीं। अब वो शुरू से ही टैंक में पैदा किए गए, वहीं बड़े किए गए हैं, तो उन्हें वाइल्ड हैबिटेट का इतना एक्सपोज़र नहीं रहता, तो वो सब उनके इंस्टिंक्ट में है, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं, इसलिए उसको वो प्रदर्शित नहीं कर पाते। और बहुत अच्छी तरह से एशियन सी बैस एक आरएएस में ग्रो करते हैं। स्वस्थ, मजबूत और डिजीज़ फ्री बच्चे, यही आरएएस की सफलता के लिए पहला कदम है। तो इसलिए अगर आप आरएएस में ग्रो आउट कल्चर करना चाहते हैं तो किसी सर्टिफाइड हैचरी से ही बच्चे लीजिए, ऐसा हम आपको रिकमेंडेशन देते हैं। ये वीडियो देखिए, एक और वीडियो है। ये और बड़े बच्चे हैं, ये लगभग 25 से 30 ग्राम के हैं और बहुत ही स्वस्थ और बेहतरीन। 3 से 4 इंच वाला बच्चा अप्रॉक्सीमेटली 45 रुपये का पड़ेगा और 4 से 5 इंच का बच्चा अप्रॉक्सीमेटली 55 रुपये का। और इस तरह का कोई कस्टम साइज़ बच्चा लेगा तो वो डिपेंड करेगा कि कितना ले रहा है, उस हिसाब से उसकी प्राइस तय होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब एक्स्ट्रा होगी। इसमें बाद में आपको वज़न करके भी दिखाते हैं। $25.5 ग्राम, 30, 27.5। बहुत ही स्वस्थ और डिजीज़ फ्री और उच्च गुणवत्ता वाले बच्चे हैं ये। 30 ग्राम। तो ये रहा एशियन सी बैस के फिंगरलिंग्स के बारे में। अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, नया सीखा है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं, अभी और बहुत से टॉपिक्स हैं, उनको लेकर हम लोग आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।